हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एक नए लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में हमने ईयर 2015 के MIT इंटीग्रेशन पी के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। इस लेक्चर में हम इस वीडियो में 2016 के 2016 के हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वो भी जाके आप वो सारे वीडियोस भी ज़रूर देखें। अराउंड 25 वीडियोस हैं जिनके अंदर हमने 200 प्लस इंटीग्रेशंस को सॉल्व किया है, बेसिक इंटीग्रल्स, जनरल इंटीग्रल्स। तो वो सारे मैंने डिटेल में डेराइव करवाए हैं, तो उन्हें भी आप एक बार ज़रूर देखते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेशन करना है tan ऑफ हाइपरबोलिक एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है हमारे पास, एक हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो पहले मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। जो tan हाइपरबोलिक एक्स है उसकी वैल्यू होती है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। तो इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो बेसिकली हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो किस चीज़ का है, तो हमें इंटीग्रेशन करना है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। इसका हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन, अब समझते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन गिवन है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, इसे हम t मान लेते हैं। तो जो dt की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx। ये वैल्यू हो जाएगी इसकी माइनस एक्स। तो इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये जो e की पावर x इंटू, यहाँ पर मैं ब्रैकेट पे लगा देता हूँ एक, ताकि ये समझने में आसान हो। तो ये जो न्यूमरेटर में दोनों फंक्शन जो मल्टीप्लाई होके ये क्या किसके बराबर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा dt के बराबर, और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी t के बराबर। तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा dt बाई टी। इसको लिखा जा सकता है ln t लिखा जा सकता है इसे। तो इसका आंसर हो जाएगा ln t और प्लस में एक c आ जाएगा। अब t की वैल्यू को हम वापस पुट करेंगे तो t की वैल्यू हो जाएगी e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है इस पर। क्यों? क्योंकि e की पावर तो हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी ये दोनों, तो ये यहाँ पर हम मॉड नहीं लगाएंगे। अब इसमें एक छोटा सा चेंज हम क्या करेंगे, ln e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस ln 2 कर देंगे प्लस c प्लस ln 2 कर देंगे। हमने क्या करा है, एक टर्म को माइनस करा और एक टर्म को हमने क्या करा है, प्लस करा है। यहाँ पर मैं एक बार और क्लियरली लिख देता हूँ इसे यहाँ पर लास्ट में। यहाँ पर मैंने क्या करा है, ln 2। एक बार वापस से समझना क्या करा है, यहाँ पर इसे तो प्लस करा है और इसे क्या करा है, माइनस करा है। तो ये दोनों एग्जैक्टली क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा हमारे पास। तो ये चीज़ हम करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये जो टर्म है ना इन दोनों, इसमें हम क्या करेंगे, लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है मतलब क्या होंगे, ये दोनों टर्म्स जो है e की पावर x माइनस प्लस e की पावर माइनस एक्स और ये जो 2, ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये आंसर हो जाएगा ln e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस c डबल डैश। यहाँ पर क्या होगा, ये जो दोनों टर्म्स है ना, ये मिलके एक नया कांस्टेंट बना देंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, कांस्टेंट c डबल डैश। अब इसकी वैल्यू को अगर आप लिखना है तो हमें पता है ये जो वैल्यू हमारे पास आई ना, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक x के बराबर होता है। ये किसकी वैल्यू है, कॉस हाइपरबोलिक x। तो इसे हम लिख सकते हैं ln कॉस हाइपरबोलिक x प्लस c डबल डैश। तो ये हमारे पास हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन भी एक बार मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ tan हाइपरबोलिक x dx। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये, मतलब प्रॉपर्टी से अगर आपको इसे फॉर्मूला याद हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको मेथड पूरा इसमें बता दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो फंक्शन है ना इनकी, जो फंक्शन गिवन है हमारे पास मॉड ऑफ x³ माइनस एक्स, इसके इवन ऑड प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे।
तो इसका सोल्यूशन देखो कैसे होगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ लिखता हूँ, यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो -4 से +4 तक की तरफ है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ इसका डबल करूँगा मैं और इंटीग्रेशन कर दूंगा 0 से लेके 4 तक का mod ऑफ x³ - x dx। ऐसा मैंने क्यों करा है, क्योंकि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ना हमारे पास, ये एक ऑड फंक्शन है, इसका मॉड्यूलस ले लेंगे हम तो ये क्या बन जाएगा, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन ये अगर बन जाएगा हमारे पास तो 0 से 4 तक का इंटीग्रेशन वो किसके बराबर होगा, -4 से जो 0 तक का इंटीग्रेशन होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसका डबल कर देते हैं यहाँ पर और 0 से 4 इंटीग्रेट कर देंगे। तो बेसिकली करेंगे कि हम पहले 0 से 4 तक इंटीग्रेट कर देंगे और उसको 2 टाइम्स से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, -4 से +4 तक का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इस मॉड्यूलस फंक्शन को हमें क्या करना है, ओपन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करूँगा मैं, 2 को मैं एज इट इज़ लिखूँगा। अब मैं जब 0 से 1 तक इंटीग्रेट करूँगा तो ये जो फंक्शन है ना हमारे पास, ये क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक और माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा x - x³ dx और प्लस इंटीग्रेशन अब क्या करेंगे 1 से लेके 4 तक का, क्योंकि हमारे पास लिमिट 0 से 4 तक की है। तो पहले 0 से 1 कर लिया हमने, अब 1 से 4 तक हम इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ जो फंक्शन यूज़ होगा वो क्या होगा, x³ - x, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव का मॉड्यूलस पॉजिटिव ही ओपन होता है। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब इन्हें इंटीग्रेट करना तो बहुत सिंपल है, ईजिली इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये हो जाएगा x²/2 - x⁴/4 और यहाँ पर x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू 1 पुट करेंगे हम, जो लिमिट्स हैं। नेक्स्ट हम जो इंटीग्रेशन का साइन नहीं, यहाँ पर मैं और ब्रैकेट लगा देता हूँ एक, यहाँ हो जाएगा x⁴/4 - x²/2 और यहाँ पर हम जो लिमिट्स पुट करेंगे वो हो जाएगी 1 से लेके x = 4 तक की। ये हमारे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख देता हूँ। आपको क्या करना है, पहले ये जो 1 और 0 है ना, ये वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है और फिर माइनस करना है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, और इस इंटीग्रेशन की ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है इंटीग्रेशन की। तो इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 113 आता है। आपको ये पूरा सॉल्व करके लिखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है 1 से लेके e तक का और लॉगरिदम में फंक्शन गिवन है √x। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होता है ना, इस √x को देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और उस चक्कर में वो क्या करते हैं, लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज ही भूल जाते हैं। तो देखो, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, log ऑफ x की पावर में 1/2 लिखा जा सकता है और फिर लिखेंगे dx। अब इसमें अगर आप लॉगरिदम की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये जो 1/2 है ना, ये जो x की पावर में आ रहा है 1/2, इसे हम क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, ये लॉगरिदम की प्रॉपर्टी होती है एक। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 से e जो इंटीग्रेशन है, और ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ x और dx। अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसे हम बाहर भी लिख सकते हैं, तो इसको मैं बाहर लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 1 से e log ऑफ x dx। अब ये इंटीग्रेशन तो हमें पता है क्या होता है, 1/2 इसका इंटीग्रेशन होता है x log x और -x। और अभी हमें क्या करना है, प्लस सी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स है वो है 1 से लेके x = e। अब जब आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले e पुट करो तो e log e -e आएगा, और log e की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है। तो e - e क्या हो जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा। मतलब अपर लिमिट पे तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये फंक्शन 0 आ रहा है। और लोअर लिमिट जब आप इसमें पुट करोगे तो log 1 कितना होता है, 0 होता है, और यहाँ पर आएगा एक 1। तो इसे लिखते हैं हम 1/2 तो बाहर एज इट इज़, अपर लिमिट पे 0 माइनस लोअर लिमिट इसमें पुट करो तो ये हो जाएगा 0 - 1। इस टाइप से वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1 = 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो यही हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको एक ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इसको पहले हम क्या लिखेंगे, पावर 1/2 लिखेंगे और फिर वो पावर 1/2 आगे आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक। अब एक बार इस क्वेश्चन के अंदर आप पैटर्न समझना क्या गिवन है। हमें e की पावर में एक फंक्शन गिवन है, वो क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर -x, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। तो देखो, ये पार्ट है ना जो इतना, ये तो कॉमन है दोनों के अंदर, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, इसी सेम है। चेंज क्या यहाँ पर है, यहाँ +x है और यहाँ पर -x है।
तो जो पार्ट डिफरेंट है ना उसे हम क्या लिख देते हैं, पहले अलग लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, ई की पावर में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। थोड़ा राइटिंग का इशू है यहाँ पर, मैं राइटिंग सही से नहीं लिख पा रहा हूँ, पर आप समझ सकते हैं, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और मल्टीप्लाई में ई की पावर माइनस एक्स। तो बेसिकली मैंने करा क्या है, ये जो प्लस एक्स है ना, इसको इस ई के साथ लिख दिया, एक अलग ई की पावर एक्स बन जाएगा ये। और ये जो माइनस एक्स है ना, ये इस ई के साथ एक अलग से पावर में मैंने लिख दिया। तो बेसिकली आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ ई आ रहा है और यहाँ ई आ रहा है, तो दोनों की बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये प्लस एक्स बन के ये पूरा टर्म आपके पास बन जाएगा। यहाँ पर भी ई आ रहा है, यहाँ पर भी ई आ रहा है, तो मतलब इनकी पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये जब ऐड हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये वाला पैटर्न है ना आपके पास, ये यहाँ पर बन जाएगा और ये इस तरह से। तो यहाँ पर इससे हमने सेपरेट कर लिया। अब क्या करेंगे देखो, कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, पहले मैं डी एक्स भी लगा देता हूँ इसमें, यहाँ पर डी एक्स। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, ये पूरा टर्म देखो और ये टर्म देखो, ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसे हम क्या लिख देते हैं, बाहर लिख देते हैं, मतलब कॉमन ले लेते हैं। तो ई की पावर में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और ब्रैकेट में क्या आएगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया। बस अभी हमने कुछ करा नहीं है, बस यहाँ पर ये जो इतना पार्ट है ना, ये वाला, ये बस कॉमन लिया है हमने। अब क्या अज्यूम करेंगे हम, लेट ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इसको टी मान लेते हैं। टी किसे माना है हमने, ये जो वैल्यू आ रही है ना पावर के अंदर, सिर्फ इसको हमने क्या माना है, टी मानना है। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ई की पावर टी यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास। तो अगर यहाँ से हम डी टी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर एक -1 का माइनस आएगा और यहाँ पर डी एक्स आएगा। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है। इसे मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लो सेकंड इक्वेशन। तो जब आप इन्हें इंटीग्रेशन में पुट करोगे तो इंटीग्रेशन कैसे चेंज हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा ई की पावर टी और डी टी। यहाँ समझो कैसे हुआ, ये जो वैल्यू है ना, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगी, डी टी के बराबर हो जाएगी, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई की पावर टी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास ई की पावर टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई की पावर टी प्लस सी। अब बेसिकली हमने क्या करना है, बस ई की पावर टी यहाँ पर पुट करना है। तो ई की पावर टी किसके बराबर हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और प्लस में सी। तो यही हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये हमारे पास ये इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हो चुका है। थोड़ा सा बस इसमें आपको क्या देखना था, एक बार आपको बस ये चीज़ नोटिस करनी थी कि अगर इसे हम कॉमन ले लेंगे तो उसके बाद इसको अगर टी मानेंगे ना, तो ये पार्ट हमारे पास डी टी बन जाएगा। तो यहाँ आपको पूरा सोल्यूशन दिख भी रहा होगा, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉग एक्स को, या फिर मैं लिखता हूँ, ठीक है, लेट लॉग एक्स, इसको हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करें तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x, डी एक्स ही किसके बराबर हो जाएगा, डी टी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखो डी एक्स आ रहा है और यहाँ अपॉन में एक्स आ रहा है, तो ये दोनों मिलके किस क्या बन जाएंगे, डी टी बन जाएंगे, मतलब दोनों का डिवीजन क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। उसके अलावा ये जो log x लिखा हुआ है ये क्या बन जाएगा, t, और ये log x भी t बन जाएगा। और क्योंकि ये हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, log t, यहाँ पर आ जाएगा dt और डिवाइडेड बाई t। ये हमारे पास हो गया इस इंटीग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म, ये सब्सटीट्यूशन यहाँ पर यूज़ करने के बाद। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं आगे हम कैसे करेंगे। दोस्तों अगर इस मेथड से अगर हम जाएंगे ना, तो इसमें भी हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो हमको एक दूसरा सब्सटीट्यूशन यहाँ पर हम ट्राई करते हैं। हम क्या करते हैं, जो पूरा फंक्शन लिखा हुआ है ना न्यूमरेटर में, log ऑफ log x, इस पूरे फंक्शन को ही हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं।
तो पहले इसका ये आएगा डिनोमिनेटर में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/log x। मतलब पहले हमने क्या करा, इस log फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करा, तो वो जिसका log है वो हमारे पास क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब इस log x का हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा dx और यहाँ आ जाएगा dt। तो बेसिकली हमारे पास रिजल्ट क्या आया, dx/x log x किसके बराबर आ गया, dt के बराबर आ गया। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ देखो, ये जो dx है और ये x log x है, ये तो यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। उसके अलावा ये जो log ऑफ log x है, ये क्या है हमारे पास, ये तो किसके बराबर हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा t dt, तो इसका आंसर हो जाएगा t²/2 और प्लस में c। अब बेसिकली हमें यहाँ क्या करना है, बस t² की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर t तो हमारे पास ये है, तो इसी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास log ऑफ log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और प्लस में एक c। ये हमारे पास होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पहला जो सब्स्टिट्यूशन हमने करा था ना, जिसमें हमने सिर्फ इस log x को हमने क्या मान लिया था, t माना था, उसमें हमें और भी सॉल्यूशन करना पड़ता है, शायद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते तो उससे उसका आंसर आ जाता। पर ये एक बहुत ही शॉर्ट मेथड है। आपको क्या करना है, ये जो पूरा न्यूमरेटर है इसे क्या मान लेना है, t मान लेना है। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब इस क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता अगर आपको सिर्फ ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पता है। सबसे पहले जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स है वो 0 से π/3 है। dx को एज इट इज़ लिखते हैं। 1 + tan² x क्या होता है, sec² x के बराबर होता है, sec² x। और sec² x का रेसिप्रोकल अगर हम मतलब 1/sec² x किसके बराबर होता है, तो ये 1/sec² x क्या हो जाएगा, cos² x के बराबर हो जाएगा। तो ये 0 से π/3 cos² x dx हमारे पास आ जाएगा। और cos² dx इसका जो इंटीग्रेशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos2x में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2x -1/2 और यहाँ पर आ जाएगा dx, और जो लिमिट्स है वो 0 से π/3 रहेगी। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास हो जाएगा, cos2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x और डिवाइडेड बाय 2 होगा, और एक 2 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा sin 2x/4, और -1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा सॉरी यहाँ पर फॉर्मूले में थोड़ी गलती है, यहाँ पर प्लस कर लेना। यहाँ पर मैंने गलती से माइनस लिख दिया था, यहाँ आएगा प्लस का साइन आएगा यहाँ पर। तो ये 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास x/2, यहाँ पर आ जाएगा प्लस x/2 और प्लस में c नहीं आएगा यहाँ पर, जो x की लोअर लिमिट है 0 और x की अपर लिमिट है जो इंटीग्रेशन में है 0 से π/3। तो यहाँ पर पुट करेंगे हम साइन ऑफ 2π/3/4 माइनस π/6, और सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा और माइनस होगा लोअर लिमिट, तो sin 0/4 प्लस 0। तो ये वैल्यू तो हमारे पास 0 ही हो जाएगी जो लोअर लिमिट है। sin 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, sin 2π/3 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2 sin π/3 और cos π/3। मतलब ये फॉर्मूला हमने अप्लाई लग दिया, sin 2θ होता है 2 sin θ cos θ डिवाइडेड बाय 4 प्लस π/6। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। इसे और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखो क्या होगा, इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट होगा तो एक डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, तो उसे मैं कैसे लिख देता हूँ 1/2 लिख देता हूँ। sin π/3 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, ये होता है हमारे पास लगभग 60 डिग्री, मतलब लगभग एग्जैक्टली 60 डिग्री के इक्वल होता है। ये π/3 हमारे पास 60 डिग्री होता है, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और प्लस में π/6। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हो जाएगा √3/8 π/6 प्लस √3/8। ये हमारे पास होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये भी इतना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, एवरेज डिफ़िकल्टी लेवल था इसका। बस आपको क्या पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7।
यहाँ देखो हमारे पास क्या आ रहा है, आर्क साइन एक्स आ रहा है, मतलब इन्वर्स फंक्शन आ रहा है साइन का। तो एक बार इस इंटीग्रेशन को मैं लिख के बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। आर्क का मतलब हमारे पास होता है इन्वर्स, आर्क का मतलब होता है इन्वर्स, तो ये हो जाएगा इनवर्स साइन इन्वर्स ऑफ एक्स की पावर 1/3 और dx। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स है -27 से +27 तक, और ये जो फंक्शन हमारे पास गिवन है ना, मतलब ये वाला फंक्शन, ये हमारे पास क्या फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो है फंक्शन हमारे पास सिमेट्रिक है 0 के अबाउट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, ऑड फंक्शन, जो ऑड फंक्शन है हमारे पास, दिस इम्प्लॉयज इंटीग्रेशन -27 से 27 साइन इनवर्स ऑफ एक्स की पावर 1/3 dx इज इक्वल्स टू 0। जो ऑड फंक्शन होते हैं ना हमारे पास, उसका जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, 0 होना चाहिए। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो जिस पॉइंट के अबाउट ये जो फंक्शन ऑड है वो क्या है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 0, और वो क्या आ रहा है, इस ये जो पूरी लिमिट्स लगी हुई है ना इनके बीच में आ रहा है। मतलब ऐसे समझो, यहाँ पर ये -27 है और ये हमारे पास +27 है, तो बीच में सेंटर में क्या है हमारे पास 0 है, दोनों को ऐड करके हाफ करो तो बीच सेंटर आ जाता है। और ये जो पॉइंट 0 आ रहा है उसी के अबाउट ये जो फंक्शन है ना, ये क्या है हमारे पास, ऑड फंक्शन है। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। सपोज़ यहाँ मान लो 27 ना होकर अगर 0 होता तो हमें क्या करना पड़ता, इसको हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता। ऐसा क्वेश्चन आगे एक शायद आएगा तो हम उस टाइम पर इसे समझ लेंगे। फिलहाल के लिए ऐसा समझ लो बस ये ऑड फंक्शन है, तो इसका जो हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन, वो कितना आएगा, 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये हमारे पास क्या है, एक फ्लोर फंक्शन यहाँ पर हमें गिवन है। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, हम इसमें जो इंटीजर लेते हैं ना, इंटीजर वैल्यू लेते हैं हम इसकी, जो हम क्या लेते हैं, जो लीस्ट इंटीजर लेते हैं। तो इसका जो हम सबसे पहले लॉगरिथम देखेंगे वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सबसे पहले होगा ये, इसकी लिमिट्स भी एक बार ध्यान से समझो। यहाँ पर हमारी लिमिट्स 50 से स्टार्ट हो रही है और 100 तक जा रही है। तो हमें पता है कि जो फंक्शन गिवन है ना log2x, इसकी जो इंटीजर वैल्यू आएगी वो किस वैल्यू के ऊपर आएगी, जब हमारे पास क्या हो, x है वो कुछ 2 की पावर a टाइप का हो, और वो क्या हो, इस लिमिट के अंदर भी हो 50 से 100 के बीच में। तो कुछ ऐसा लें हम x को, देखो 2 की पावर 1 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि अगर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, वो इस लिमिट के अंदर नहीं आ रहा। यहाँ पर अगर x की वैल्यू को हम 2 की पावर 2 लेंगे तो वो हो जाएगा 4, वो भी इसके अंदर नहीं है, 50 से 100 के बीच में नहीं है। 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 कितना होता है हमारे पास, 16 होता है। तो ऐसे अगर हम करके देखें तो 2 की पावर 6 जब आप करोगे तो 2 की पावर 6 हमारे पास कितना होता है, 2 की पावर 6 हमारे पास होता है 64 के बराबर। तो मतलब 64 के ऊपर क्या हो जाएगी, इसकी हमारे पास इंटीजर वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हम 50 से लेके 64 तक इंटीग्रेशन करेंगे। वहाँ पर हमारे पास जो लॉग है फंक्शन, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास आएगी किसके बराबर, 5 के बराबर। क्यों, क्योंकि हम क्या लेंगे, लीस्ट इंटीजर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 dx प्लस, उसके बाद अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे 64 से लेके 100 तक का, तो 100 पे तो इसकी हमारे पास वैल्यू जो भी आए हमें पता नहीं है, पर जो इंटीजर वैल्यू आएगी वो आएगी 6। तो ये हो जाएगा 5 से लेके 6 तक का इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 टाइम्स 64 माइनस 50 प्लस 6 टाइम्स 100 माइनस 64। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 14 प्लस 6 टाइम्स 36। अब इन्हें अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 70 प्लस 216, दैट इज़ 286। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार वापस से समझ लेना, जब हम 50 से लेके 64 के बीच में रहेंगे तो ये जो हमारे पास फंक्शन है ना, इसकी वैल्यू रहेगी 5, और जब हम 100 से 64 के बीच में जाएंगे तो ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू रहेगी 6। तो हमें इस तरह से इसे इंटीग्रेट कर लेंगे और लिमिट्स इसके अंदर हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
ये भी एक बहुत अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको सिर्फ एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर हम ई की पावर एक्स में का मल्टीप्लिकेशन करें एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और फिर उसका इंटीग्रेशन करें तो ये किसके बराबर होता है, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स और प्लस सी के बराबर। तो ये एक फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा ही पैटर्न हमें क्या करना है, यहाँ पर बनाना है। तो देखो ऐसा एफ एक्स को इस तरह से लेना है। देखो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है हमारे पास, माइनस साइन एक्स होता है। पहले ई की पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस टाइप से, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स को कॉमन ले लिया तो बचा क्या हमारे पास, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स। अब हमें पता है जो कॉस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो इसे मैं अगर एक और पैटर्न से लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ, कॉस एक्स प्लस ऑफ माइनस साइन एक्स और डी एक्स। तो इसे मान लो क्या, एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, एफ डैश एक्स लिखा हुआ है। ये क्या है, बाय कंपैरिजन। तो ये कंपैरिजन करने से इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स होता है, एफ एक्स क्या है हमारे पास, कॉस एक्स और प्लस में एक एक्स्ट्रा सी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये भी एक इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हमारे पास 3 से 4 स्टेप, 3 स्टेप के अंदर इसका आंसर आ गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। पहले क्वेश्चन समझो क्या है, 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना है, एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई में ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब भी ऐसा दिखे ना माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ तो खैर ई की पावर एक्स की पावर 3 आ रहा है तो ये इजी केस है। पर अगर मान लो ये नहीं होता तो यहाँ पर हमारे पास इसे क्या कहते हैं, गॉसियन इंटीग्रल भी कहा जाता है इसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, हम टी एज्यूम कर लेते हैं किसे, एक्स स्क्वायर को। तो जो हमारे पास डी टी की वैल्यू हो जाएगी, डी टी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2x डी एक्स के बराबर। कहीं हमने एरर करी है, नहीं, बिल्कुल ये सही है, मेरे पास डी टी की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी बाई 2। ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट इस टाइप से इसे सॉल्व करने के। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स भी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम लिखें टी, तो टी की लिमिट्स भी क्या हो जाएगी, जो एक्स की लिमिट्स है वही टी की लिमिट्स हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, एक्स क्यूब है इसे मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लूँगा, पहला एक्स स्क्वायर और दूसरा एक्स। तो ये जो एक्स स्क्वायर है तो टी बन जाएगा, ये जो एक्स स्क्वायर है तो टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो बचा हुआ एक्स है ना वो इस डी एक्स के साथ मिलके, देखो यहाँ एक्स डी एक्स आ रहा है, तो ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बन जाएगी, डी टी बाई 2 के बराबर बन जाएगी। तो ई की पावर माइनस टी और यहाँ हो जाएगा डी टी बाई 2। इस टाइप से ये इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, उसे बाहर लिख देते हैं, 0 से इन्फिनिटी टी ई की पावर माइनस टी डी टी के, ये वैल्यू हमारे पास बराबर आ जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उसे ध्यान से समझना कैसे अप्लाई करना है। 1/2 को एज इट इज़ बाहर लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है उसे कांस्टेंट रखेंगे। सेकंड फंक्शन का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस वापस से इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन वो तो 1 ही हो जाएगा, और वापस से इंटीग्रेशन आएगा ई की पावर माइनस टी डी टी, और फिर इसका एक और बार इंटीग्रेशन, और फिर ब्रैकेट क्लोज, और फिर लिमिट्स हम लगाएंगे टी की 0 से टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। यहाँ टी थोड़ा सही नहीं लिखा मैंने, यहाँ टी हमारे पास 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा टी माइनस ई की पावर टी, ई की पावर टी है ये, ई की पावर टी, और माइनस में इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस टी डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो 1/2 माइनस टी ई की पावर टी, और यहाँ हो जाएगा
माइनस ई की पावर माइनस टी। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो माइनस है ना वो इस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब एक और माइनस इसके अंदर आएगा इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद। तो उससे क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी टी इज इक्वल्स टू 0 से टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो जब आप ये लिमिट्स इसके अंदर पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास, इसके मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये कुछ इस तरह से बनेगा 1/2। अपर लिमिट हमारे पास इसकी आ जाएगी 0 और लोअर लिमिट आ जाएगी -0 और ऐसे -1। इस टाइप से कुछ वैल्यू बनेगी हमारे पास। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2। ये होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 10th। लगभग हमने आधे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी आपको दिखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा और इतना लंबा भी लग रहा होगा कि पढ़ने में आपको बहुत टाइम लग रहा होगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे ध्यान से समझना। इसमें भी वही कंसेप्ट यूज़ होगा हमारे पास, जो क्या था, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। बस हमें क्या करना है, पैटर्न को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना है। ये किसके बराबर होता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी के बराबर होता है। दोस्तों ये कंसेप्ट इसमें ना अप्लाई हो, क्यों? क्योंकि इसमें देखो ई की पावर एक्स कॉमन नहीं आ रहा है। क्यों? यहाँ पर +1 भी आ रहा है और एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, तो ये कंसेप्ट इसमें नहीं लगेगा। इसी के सिमिलर एक दूसरा कंसेप्ट लगेगा, वो क्या है, ध्यान से देखो। अगर हम एफ एक्स को जी डैश एक्स से मल्टीप्लाई करें, मतलब जी एक्स के डिफ्रेंशिएशन से, और माइनस करें एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन जी ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन करें तो आंसर जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आता है। तो हमें क्या पैटर्न बनाना है कि इसमें हमें पैटर्न फाइंड आउट करना है कि किस चीज़ को हम क्या अज्यूम कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस एक्स को एफ एक्स मान लेता हूँ और जो जी एक्स है वो किसे मान लेता हूँ, इसे जी एक्स मान लेता हूँ। तो ये जो कॉस एक्स है एक बार मैं वापस लिख देता हूँ। ये जो कॉस एक्स है इसे तो मान लो एफ, और ये जो ब्रैकेट है ना ये पूरा, इसे मान लो जी। तो एक बार मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, लेट एफ ऑफ एक्स को हम क्या मान लेते हैं, कॉस एक्स मान लेते हैं। तो जो हमारे पास एफ डैश एक्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन वो कितना होता है हमारे पास, माइनस साइन एक्स होता है। और वैसे ही अगर हम जी एक्स को अज्यूम कर लें ई की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये जी डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये +1 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। ये जो पूरा ब्रैकेट है ना ये क्या बन गया, अब हमारे पास जी डैश एक्स बन गया, और ये जो साइन एक्स है ना ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स बन जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास बनकर आ रही है। तो इसका मतलब हमारे पास जो इस इंटीग्रेशन का अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं तो वो किसके बराबर होता है, एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस सी के बराबर होता है। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो एफ एक्स कितना है, कॉस एक्स, और जी एक्स हमारे पास कितना है, वो है ई की पावर में एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स, और ये क्योंकि इंडेफिनिट है तो प्लस सी यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स प्लस ई की पावर में एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स प्लस में सी। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का एक सोल्यूशन होगा। मतलब यही हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब ये है ना एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सारे टर्म्स को, मल्टीप्लाई ऑल टर्म्स एंड इंटीग्रेट। और इसे मैं लिख देता हूँ डू इट योर सेल्फ। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। इसका जो आंसर है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 3/4 एक्स की पावर 4/3
प्लस 6/7 एक्स की पावर 7/6 और प्लस में 3x प्लस 6/5 एक्स की पावर 5/6 प्लस 3/2 एक्स की पावर 2/3 प्लस 2x की पावर 1/2 और प्लस में c। इतना लंबा इसका क्या आएगा, ये पूरा इस क्वेश्चन का क्या है, सोल्यूशन है। मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म्स का अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें हमें क्या करना है, एक सब्सटीट्यूशन यूज़ करना है छोटा सा। देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन में क्या है, एक साइन फंक्शन है, उसके अंदर साइन फंक्शन है, फिर कॉस फंक्शन है, उसके अंदर भी एक साइन फंक्शन है और कॉस फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट साइन एक्स, जो हमारे पास यहाँ साइन एक्स है उसको हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो साइन एक्स कहाँ आ रहा है, देखो एक ये रहा साइन एक्स और एक साइन एक्स ये रहा, यहाँ तो कॉस आ रहा है, उससे मतलब नहीं है हमें। साइन एक्स को अगर टी माने तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स डी एक्स, वो किसके बराबर हो जाएगा, डी टी के बराबर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन कुछ हमारे पास इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, साइन टी कॉस टी, और ये जो कॉस एक्स डी एक्स है ये तो क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। यहाँ पर भी देखो कॉस एक्स डी एक्स आ रहा है तो ये डी टी बन जाएगा। अब वापस हम एक और सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे, लेट u इज इक्वल्स टू साइन टी। साइन टी को क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। तो जो डी यू है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस टी और यहाँ पर डी टी। तो वापस से इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, साइन टी को हमने u माना था और ये जो कॉस टी डी टी है ये किसके बराबर हो गया, डी यू के बराबर आ गया। तो यहाँ आ जाएगा डी यू, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा u²/2 प्लस में c। अब u² की वैल्यू पुट करनी है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t/2 प्लस में c, और t की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे, वो कितना है हमारे पास, साइन एक्स। तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, साइन ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस में c। ये हो गया इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर, साइन ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय 2 प्लस में c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में आप चाहें ना तो ये जो मैंने होल स्क्वायर लगाया ना, इस स्क्वायर को यहाँ से हटा के यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। आप चाहे तो यहाँ लिख लो, आप यहाँ पर 2 लिख लो, एक ही बात है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। इस क्वेश्चन में भी वही पैटर्न यूज़ होगा हमारे पास। कौन सा पैटर्न, अगर हमारे पास एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स हो और प्लस में एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स हो और इसका हमें क्या करना हो, इंटीग्रेशन करना हो जी ऑफ एक्स, तो ये किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स और प्लस में सी। ये क्या है हमारे पास, रिजल्ट है। तो इसका यूज़ करते हैं, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। पहले से थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ मैं, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो अगर इस फॉर्मूला को यूज़ करना है तो देखो कैसे, पहले एक बार मैं जो क्वेश्चन है उसे लिख लेता हूँ। तो एक बार मैंने वापस से ये जो क्वेश्चन है उसके इमेज को यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया है। अब इस क्वेश्चन में समझना ध्यान से, इंटीग्रेशन का साइन लगाता हूँ मैं लिखता हूँ एक फंक्शन माइनस ऑफ कॉस एक्स और माइनस ऑफ साइन एक्स। अब क्योंकि यहाँ पर देखो एक चीज़ समझो, यहाँ प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स आ रहा था, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, दोनों जगह माइनस लगा दिया। तो इस माइनस को कंपेंसेट करने के लिए मैं एक और -1/x² लिख रहा हूँ, मतलब ये जो x² है ना, इसके न्यूमरेटर में मैंने -1 लगा दिया। तो बेसिकली इस चीज़ को मैंने इस तरह से लिख दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, प्लस में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, उसको तो एज इट इज़ लिख देंगे हम, और यहाँ पर 1/x और dx। अब अगर इसे कंपेयर करो आप, तो इसको मान लो आप एफ एक्स, हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, इसे मान लेते हैं हम एफ ऑफ एक्स, या इसे रेड कलर से लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इसे अगर हम मान लें एफ एक्स, तो यहाँ पर अगर देखो आप, तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, ये हमारे पास क्या लिखी हुई है, एफ डैश एक्स ही यहाँ पर लिखा हुआ है। कैसे, ये समझो, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, और ऑलरेडी माइनस आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, साइन एक्स के बराबर हो गया।
और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है एज इट इज़, माइनस का साइन यहाँ पर है। अब क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है ना ये वाला, इसे मान लो क्या जी ऑफ एक्स, तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, जी डैश एक्स लिखा हुआ है। 1/x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, -1/x² होता है, और बीच में प्लस का साइन है ही, बीच में क्या है, प्लस का साइन। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो किसके बराबर होता है, f(x) × gx प्लस में c। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा, एक बार मैं रेड से भी लिख देता हूँ, ये हो जाएगा f(x) × gx और प्लस में c। तो ये जो f(x) और gx है उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, और gx हमारे पास कितना है 1/x और प्लस में c। तो इसे लिखा जा सकता है माइनस ऑफ cos x प्लस साइन एक्स बाई एक्स और प्लस में c। ये हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह अगर आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। देखो इसमें सबसे पहले थोड़े से चेंजेस करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ x² रूट में x² प्लस 1। अब यहाँ देखो यहाँ x की पावर 3 आ रही थी, यहाँ मैंने पावर 2 लिखी, तो एक और एक्स्ट्रा x लिखना पड़ेगा, उसे मैं लिख देता हूँ x dx। अब आगे क्या करेंगे हम, लेट रूट में x² प्लस 1 है, ये जो रूट वाली वैल्यू है इसे हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो x² प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, t² के। तो यहाँ से x² किसके बराबर हो जाएगा, t² माइनस 1 के। तो सबसे पहले ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो 2x dx किसके बराबर हो जाएगा, 2t dt के बराबर, या फिर से कह सकते हैं x dx वो t dt के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन का यूज़ कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ये जो रूट वाली वैल्यू है ना x² प्लस 1, ये तो किसके बराबर हो जाएगी, t के बराबर हो जाएगी। यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमने यही अजम्पशन किया था। उसके बाद ये जो x² है ये किसके बराबर हो जाएगा, t² माइनस 1 के। और ये जो x dx है ये किसके बराबर हो जाएगा, t dt के बराबर हो जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन है वो चेंज होकर हमारे पास किस तरह से बन जाएगा, t² माइनस 1, ये तो फर्स्ट x² की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा t आएगा और एक और t dt वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये इंटीग्रेशन हो गया t की पावर 4 माइनस t² dt। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास t की पावर 5/5 माइनस t की पावर 3/3 और प्लस में c। t की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, तो t हमारे पास क्या है, रूट। तो रूट में x² प्लस 1 है ना, x² प्लस 1 की पावर 5/5 प्लस रूट में x² प्लस 1 की पावर 3/3 और प्लस में c। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसे और सॉल्व करना चाहे तो आप क्या ले सकते हैं, x² प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं हम, तो जो वैल्यू बचेगी ब्रैकेट के अंदर, सॉरी यहाँ पर हमने जो कॉमन लेने में थोड़ी सी एरर कर दी। कॉमन हम क्या लेंगे, जो रूट ऑफ x² प्लस 1 इसकी जो पूरी पावर 3 है उसको कॉमन ले लेते हैं हम, और वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास, यहाँ से पावर 3 कॉमन ले ली तो यहाँ बचेगा x² प्लस 1 ओनली बचेगा हमारे पास, और उसके अलावा यहाँ पर 5 और यहाँ बचेगा प्लस 1/3 और प्लस में c। तो इसे पूरा सोल्व करने के बाद जो लास्ट आंसर बचेगा वो हो जाएगा x² प्लस 1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 15। यहाँ हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इस 5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 15, और ब्रैकेट में बचेगा 3x² प्लस 3 और प्लस में 5। तो सॉरी प्लस 5 नहीं बचेगा,
-5 बचेगा। यहाँ देखो एक और एरर हमने करी है। यहाँ देखो क्या आ रहा था हमारे पास, माइनस आ रहा था। यहाँ देखो माइनस आ रहा था, हमने यहाँ क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो ये थोड़ा सा एक बार चेंज कर लेना है इसको। यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस वैल्यू हमारे पास आएगी। तो यहाँ हो जाएगा +3 -5, तो एक्स स्क्वायर 3x² और -2 और प्लस में c। ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल और करेक्ट आंसर। x² + 1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 15 इंटू में 3x² - 2 प्लस में c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है एक। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो x² है ना उसे t मान लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेट x² = t। तो 2x dx वो किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं x dx वो क्या हो जाएगा, dt/2 के बराबर हो जाएगा। ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास यूज़ करने हैं हमें। तो यहाँ देखो सबसे पहले x dx, तो वो तो क्या हो जाएगा dt/2। तो 1/2 को मैं बाहर लिख देता हूँ, यहाँ जाएगा dt डिवाइडेड बाई x² t है, तो ये हो जाएगा t² प्लस t + 1। तो इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर मेथड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखो, वो शायद नेगेटिव आएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा t + 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में वैल्यू हो जाएगी √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास क्या है, एक बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। तो ये हो जाएगा 1/2 1/√3/2 और tan इनवर्स t + 1/2 और डिवाइडेड बाय वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3/2 और प्लस में c। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1/√3। ये कैसे होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1/√3। उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब tan इनवर्स है, tan इनवर्स t की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, x² की। तो ये हो जाएगा 2x² + 1 2x² + 1/√3 और ये वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर होगा। तो प्लस में c। और अगर इसे अच्छे से लिखूँ मैं अच्छी राइटिंग में, तो हो जाएगा 1/√3 tan इनवर्स ऑफ 2x² + 1/√3 और प्लस में c। ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो फंक्शन है हमारे पास वो कुछ इस टाइप से है। e की पावर में e लिखा हुआ है और उसकी पावर में 2016x, उसके अलावा प्लस में 6048x भी लिखा हुआ है। तो अगर इसे जनरल टर्म में देखें ना, तो इसी का ये क्या लिखा हुआ है, 3 टाइम्स लिखा हुआ है, मतलब 2016 का 3 टाइम्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर एक जनरल पैटर्न हम इसका बनाएं तो इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है, e की पावर में e और उसकी पावर में ax है और प्लस में यहाँ पर है 3ax है और यहाँ पर dx है, वेयर a = 2016। तो हम इससे पहले इसे सॉल्व करेंगे हम, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को 2016 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं इसमें, लेट t अज्यूम कर लेते हैं हम क्या, e की पावर ax को, e की पावर ax को हम t अज्यूम कर लेते हैं। तो dt की वैल्यू हो जाएगी a टाइम्स e की पावर ax dx हो जाएगी। यहाँ से हम लिख सकते हैं जो e की पावर x t है, तो अगर हम dx की वैल्यू लिखना चाहें तो वो हो जाएगी dt/a
इंटू टी dt/80। तो ये सारी वैल्यूज़ अगर हम इंटीग्रेशन में पुट करें तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा ई की पावर में टी, और उसके साथ अगर मैं लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ई की पावर में 3t, सॉरी टी की पावर 3, और यहाँ हो जाएगा dt/80। तो ये हो जाएगा 1/, तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, t² ई की पावर t dt। हमें ये वैल्यू हमारे पास आएगी। तो इसे सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है। इसे 1/a को एज इट इज़ लिखो, ई की पावर टी को एज इट इज़ लिखो। जो फर्स्ट टर्म आ रहा है कितना, t², ये देखो कितना आ रहा है t²। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो हो जाएगा 2t, और यहाँ पर हम साइन किसका लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। अब इस 2t का डिफ्रेंशिएशन करो, वो कितना आएगा 2, यहाँ पर का साइन लगाएंगे हम किसका, प्लस का, और प्लस c। तो ये हमारे पास आ गया अभी तक यहाँ पर फाइनल आंसर। अब बस यहाँ पर हमें t की वैल्यू पुट करना है। तो 1/a, और e की पावर में t हमारे पास कितना था, e की पावर ax था। t क्या था, e की पावर ax था। यहाँ हो जाएगा e की पावर ax का होल स्क्वायर, तो e की पावर 2ax माइनस t क्या था, e की पावर ax, तो 2e की पावर ax प्लस 2 और प्लस में c। अब a की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो वो हो जाएगी 1/a = 2016 था। अगर कोई और वैल्यू होती तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इस मेथड से निकाल सकते थे आंसर, 2016x। और e की पावर 2016 का डबल 4032x माइनस 2e की पावर 2016x, और प्लस 2 और प्लस में c। तो ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटल अभी तक हमने कितने क्वेश्चन सोल्व कर लिए, 17 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब लास्ट 3 क्वेश्चन और हमारे पास यहाँ बचे हुए हैं। ये क्वेश्चन देखो, अब जब स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो उन्हें ऐसे क्वेश्चंस भी डरावने लगने लगते हैं। पर ये देखो, इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। हमें बेसिकली लिमिट्स को एज इट इज़ लिखेंगे, π/3 से π/2। अब यहाँ देखो 1/sin x कितना होता है, कोसेक एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कोसेक एक्स। माइनस का साइन क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में क्या आ रहा है, माइनस, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। cos x/sin x क्या होता है, कॉट एक्स होता है। तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स ये वैल्यू हो जाएगी, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मतलब इंटीग्रेशन π/3 से π/2 कोसेक एक्स का, और माइनस इंटीग्रेशन π/3 से π/2 कॉट एक्स का। अब इनके जो फॉर्मूले हैं ये तो हमें पता ही होते हैं, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln ऑफ 10x/2, और यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर पहले लिमिट्स लगेगी इसमें, x की वैल्यू π/3 से π/2, और माइनस फिर इंटीग्रेशन होगा ये। तो कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, या फिर लिमिट्स पहले ना लगा के हम बाद में भी लगा सकते हैं, कैसे भी कर लो आप। जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ln sin x, और फिर वही रिजल्ट हमें अप्लाई करना है, x = π/3 से π/2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ समझो, π/2 यहाँ पे पुट करो तो π/4 ln 1 कितना हो जाएगा, 0, और फिर माइनस करोगे π/3 पर, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/6 हो जाएगी। π/6 पे वैल्यू होती है इसकी ln 1/√3, तो ये हो जाएगा माइनस ln 1/√3। और फिर नेक्स्ट इस लिमिट में देखो, यहाँ देखो जब आप π/2 यहाँ पे पुट करोगे तो ये कितना होता है, sin 90 हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। ln 1 कितना हो जाएगा, 0, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 0। और उसके बाद क्या आएगा, यहाँ π/3 है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो π/3 किसके बराबर होता है हमारे पास, 60 डिग्री के बराबर होता है। π/3
60 डिग्री होता है और साइन 60 डिग्री हमारे पास कितना होता है √3/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस में ln √3/2। अब यहाँ पर एक और लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ होगी, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ln √3/2 माइनस ln 1/√3। तो यहाँ माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ln √3/2 डिवाइड से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा √3। तो यहाँ आंसर आ जाएगा ln ऑफ 3/2। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और आप इस तरह भी लिख सकते हैं log ऑफ 3/2। कईयों को स्टूडेंट्स को ln लिखने की आदत नहीं होती तो वो log लिखते हैं, तो आप log भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ये। अब आज ही के लेक्चर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन लगभग इस लेक्चर के हमने इजी क्वेश्चन है इसके अंदर। MIT इंटीग्रेशन भी 2016 के सोल्यूशन है ये। dx को एज इट इज़ लिखते हैं, 1 कॉमन लेते हैं 1 माइनस एक्स, और प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा dx अपॉन 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा हमें, पार्शियल फ्रैक्शंस। तो जब आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई करोगे ना, तो कुछ इस टाइप से इंटीग्रेशन बनेगा आपके पास 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर dx। अब इसे एक बार आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो पहले एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये सॉल्व होकर आपके पास बेसिकली 1 ही बचेगा न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर ओनली न्यूमरेटर में 1 बचेगा आपके पास। तो इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। अब इसे इंटीग्रेट करना है, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन तो ये आएगा। सेकंड इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर क्या होगा, यहाँ पर मैंने माइनस को लगाया, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले माइनस ln मॉड 1 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा, यहाँ देखो हमारे पास जो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है ना, उसी का डिफ्रेंशिएशन कुछ कुछ ऊपर लिखा हुआ है। बस यहाँ हम क्या करेंगे 1/2 और यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 ln मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। इसका आंसर एक बार मैं वापस लिख देता हूँ अच्छी राइटिंग के अंदर। ये हो जाएगा 1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ln मॉड 1 माइनस एक्स, और प्लस में tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे से थोड़ी सी एक एरर हुई है। हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करा है ना, उसमें जो वैल्यू लिखी है उसमें बाहर एक 1/2 भी आता है। तो यहाँ पर एक 1/2 आएगा, यहाँ पर एक 1/2 आएगा, और इस पूरे जो ब्रैकेट है ना, इस पूरे ब्रैकेट के साथ एक एक्स्ट्रा 1/2 भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमें। थोड़ी सी एक एरर होगी, मैंने डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करा है, तो मैंने एक 1/2 को यहाँ पर मिस कर दिया, तो यहाँ पर एक 1/2 भी आएगा एक्स्ट्रा। और अगर इस 1/2 को यहाँ पर लिखना चाहें हम, तो लॉगरिथम का ये जो 1/2 है ना, इस 1/2 को अगर हटाएं हम तो यहाँ पर रूट लगा सकते हैं। तो यहाँ से 1/2 को इरेज करो, और क्या करेंगे हम यहाँ पर रूट अप्लाई करेंगे। यहाँ हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा 1/2, और ये इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है इसका। 1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ln
मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स और प्लस में tan इनवर्स एक्स प्लस सी। आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और ये इस क्वेश्चन में देखो, एक फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास क्या आया था, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया था, और यहाँ पर भी एक और हाइपरबोलिक फंक्शन हमारे पास आया है। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ साइड में लिखूँ, कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है हमारे पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट है वो तो सेम रहेगी, वो 0 से इन्फिनिटी रहेगी, dx बाय 2 प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाय 2। तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब वो सोल्यूशन कैसे करेंगे हम, ये हो जाएगा dx बाय, ये जो 2 है ये तो ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 4 प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ई की पावर माइनस एक्स आ रहा है ना, इसे भी क्या करते हैं हम 1 बाई ई की पावर एक्स लिख देते हैं। मैं इसी के आगे सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ इक्वल में हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर एक्स डी एक्स अपॉन, यहाँ हो जाएगा ई की पावर एक्स एलसीएम लेके तो क्या हो जाएगा ई की पावर 2x प्लस 4e की पावर x और प्लस में 1। इस टाइप का कुछ पैटर्न हमारे पास बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट e की पावर x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो e की पावर x dx ये किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। और जो t की लिमिट्स है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर e की 0 पुट करो तो t की लिमिट्स हो जाएगी 1 से लेके इन्फिनिटी। तो इंटीग्रेशन का साइन वापस 2 टाइम्स लिमिट से 1 से लेके इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। ये हमारे पास एक वो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, वही इसके अंदर हम वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स लगाएंगे। तो ये 1 से इन्फिनिटी रहेगा, डी टी अपॉन परफेक्ट स्क्वायर इसका अगर हम कंप्लीट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिख आ जाएगा t+2 का होल स्क्वायर और माइनस में √3 का होल स्क्वायर। ये पैटर्न हमारे पास बनेगा। तो जब इस टाइप का पैटर्न होता है तो इसमें डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1/2√3, और ये बेसिक इंटीग्रल का फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ये मैं पहले जो हमारे प्रीवियस लेक्चर था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, जो 25 लेक्चर्स मैंने पहले अपलोड करे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप जाके उन्हें देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास टी की वैल्यू लगानी है, मैं कहाँ से 1 से लेके इन्फिनिटी तक या टी की वैल्यू पुट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, देखो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1/√3 ln ऑफ ln ई। अपर लिमिट तो 0 हो जाएगी, यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे ना तुम, तो ये वैल्यू तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 पहुँच जाएगी। और लोअर लिमिट जो है 1, उसमें हो जाएगा माइनस ln ऑफ 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √3। और इसे अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे, जो हमारे पास इसके अंदर बेसिक मैथमेटिक्स है वो अगर इसके अंदर अप्लाई करोगे आप, तो रेशनलाइज करके जो आंसर आ जाएगा वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। पहले क्या करोगे आप, रेशनलाइज करोगे और फिर एलसीएम लोगे, और फिर जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल करोगे। तो जो आंसर आ जाएगा 1/√3 ln ऑफ 2 प्लस √3। और यही हमारे पास क्या होगा आंसर। ऐसा नहीं है कि यही आंसर होगा, मतलब आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे या फिर आप ये जो पूरा टर्म है ना इसे भी लिख सकते हैं आंसर में। सो आज का वीडियो ये इतना ही था। 20 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं
और ये ईयर हमारे पास 2016 के थे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम 2017 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो मिलता है नेक्स्ट पार्ट में 2017 के MIT इंटीग्रेशन बी के क्वालिफाइंग राउंड के क्वेश्चंस के सोल्यूशन से। 2016 के हमने सॉल्व करिए, उससे अलावा 2012 से लेकर 2015 तक के वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उन्हें भी आप ज़रूर देखना। और ये जो PDF है ये आपको एज इट इज़ टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ से आप ये पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ ये आप शेयर कर सकते हैं। और ये कंटेंट सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल नहीं है, टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की। उसमें भी मैंने लगभग 200 से ज़्यादा ऐसे बेसिक हमारे पास जो इंटीग्रेशन क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने सोल्व करवाए हैं, तो उन्हें भी जाके आप ज़रूर देखें। वो PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उस PDF को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको एज ए नोट्स आप यूज़ कर सकते हैं, रिवीजन के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट PDF है जिसमें 200 से ज़्यादा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्मूला मैंने आपको डेराइव करवाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, 2017 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।